हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सीएचओ राजस्थान के लिए एग्जाम डेट आ चुकी है और वो 10 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे डेली क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि अब से लेके एग्जाम के डे तक मैं रोज ऐसे वीडियोस लेके आ पाऊँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्विंग एबिलिटी जो है आप उसको इम्प्रूव कर पाए, प्लस आप ये खुद को एनालाइज कर पाए कि इतने टाइम में जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिटेन कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है कि सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना होता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, एक तो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर और एक होता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 50 to 70 mmHg, ऑप्शन बी 70 to 90 mmHg, ऑप्शन सी 90 to 120 mmHg, ऑप्शन डी 120 to 140 mmHg। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नॉर्मल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो होता है 50 to 70 mm of Hg। Next question, the gradual increase in the rate and the depth of respiration is known as। ठीक है, रेट भी बढ़ रही है रेस्पिरेशन की और डेप्थ भी बढ़ रही है, और उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा है ए हाइपर वेंटिलेशन, बी हाइपो वेंटिलेशन, सी कॉस्मल रेस्पिरेशन, डी चाइनीज स्टोक्स रेस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो कॉस्मल रेस्पिरेशन होता है वो ही होता है, क्या होता है, ग्रेजुअली increase in the rate and the depth of respiration। अब देखिए, अगर हम बात करें हाइपर वेंटिलेशन, तो हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और इंक्रीज होगा किसके अंदर, इंक्रीज होगा रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की क्या हो रही है, रेट और डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। बट वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर हम हाइपो वेंटिलेशन की बात करें तो हाइपो वेंटिलेशन क्या होगा कि जब डेप्थ और रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो उसको बोलेंगे हम हाइपो वेंटिलेशन। ठीक है, अब देखिए हाइपर वेंटिलेशन की जब कंडीशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ CO2 जो होता है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ में कार्बोनिक एसिड भी जो होता है वो निकलने लग जाता है। इसमें बोल सकते हैं हम एक्सेस लॉस ऑफ CO2। ठीक है, CO2 और कार्बोनिक एसिड, इन दोनों का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अल्टीमेटली जब CO2 का एक्सेस लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हाइपर वेंटिलेशन कौन सी कंडीशन में होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, या हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं चाइनीज स्टोक्स रेस्पिरेशन। अब ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये भी एक तरह का क्या होता है, अबनॉर्मल ब्रीदिंग का पैटर्न होता है, जिसके अंदर ब्रीदिंग कैसी हो जाती है, डीप और फास्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, डीपर और फास्टर क्या हो जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न, फास्टर ब्रीदिंग पैटर्न होता है। ठीक है, अब इस ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के अंदर आगे जाके एपनिया की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विल प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद द हाइपोवोलेमिया। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को क्या है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, तो इसके अंदर इस सिम्टम्स में से कौन से सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन है ए इंक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन डी यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। जब भी हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी मींस क्या हो गया है, डिक्रीज इन द फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। फ्लूइड वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो हार्ट रेट उस टाइम पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करते हैं,
है ना, RTA जिसको हम बोलते हैं। अगर कोई ऐसा सडन एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या पेशेंट सडनली हाइपोवोलेमिक की कंडीशन के अंदर गई, तो फर्स्ट चॉइस जो होती है फ्लूइड की, ठीक है, फर्स्ट चॉइस ऑफ द फ्लूइड की फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होती है, RL, ठीक है। रिंगर लैक्टेट जो होता है वो प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। अब रिंगर लैक्टेट की बात करें तो अगर पेशेंट कैसा है, रीनल पेशेंट है, ठीक है, मींस किडनी प्रॉब्लम है पेशेंट को, किडनी से रिलेटेड कोई भी अबनॉर्मिटी, तो उसके अंदर हम RL नहीं देंगे, क्योंकि रीनल के अंदर RL क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। रीनल से रिलेटेड डिटेल में मैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि RL के अंदर कुछ अमाउंट पोटेशियम का भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए RL जो होता है वो रीनल पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। और एक और चीज, अगर हाइपोवोलेमिक की कंडीशन है तो हम लार्ज गॉज का कैन्युला यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं, लार्ज गॉज का। अब लार्ज गॉज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हम ग्रे कैन्युला यूज करते हैं या फिर हम ग्रीन कैन्युला यूज करते हैं, ठीक है। अगर ग्रे कैन्युला की साइज की बात करें तो 16 साइज होती है ग्रे कैन्युला की, और ग्रीन कैन्युला की बात करें तो 18 साइज होती है कौन सी, ग्रीन कैन्युला की, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि गॉज वाइज कलर पूछ लेते, कलर कोडिंग भी आ जाती है कि इमरजेंसी में कौन सा यूज होता है, या फिर अगर हम बात करें कि ग्रे का गॉज कितना होगा या ग्रीन का गॉज कितना होगा, ये सारा भी पूछ लेते, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ DPT आर ड्यू टू, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं DPT जो वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, जो कैसी एक कंबाइंड वैक्सीन है, उसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मेनली किसकी वजह से होते हैं। ऑप्शन है ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी टीटेनस, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। पर्ट्यूसिस जो होता है वैक्सीन, पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो होता है उसकी वजह से मोस्टली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं DPT के वो अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसी एकमात्र कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। ऑप्शन दे रखा है ए पिट्यूटरी हार्मोन, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पेनक्रियास, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, अपने हॉर्मोन्स को स्टोर करके रखती है। ये क्वेश्चन जो है MPCHO का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लीनिंग ऑफ बेड सोर हैज टू बी डन फ्रॉम, ठीक है, कि बेड सोर की क्लीनिंग कैसे करी जाती है। ऑप्शन है ए इनर टू द आउटर, ऑप्शन बी आउटर टू द इनर, ऑप्शन सी वुंड पार्ट नियर टू द केयर गिवर फर्स्ट देन फर्दर पार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, ठीक है। सी वाला जो है वो क्या बोल रहा है कि कैसे दे रखा है ऑप्शन में कि जो केयर गिवर के पास में जो वुंड पार्ट है पहले उसको क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद में फर्दर पार्ट को क्लीन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो बेड सोर होते हैं उसकी क्लीनिंग हमेशा आउटर टू इनर करी जाती है। ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि जो पेरीफेरी पार्ट होता है किसका, बेड सोर का, वो ज्यादा क्लीन होता है इन कंपेयर टू द सेंट्रल पार्ट, ठीक है। इसीलिए क्लीनिंग जो होती है बेड सोर की वो कैसे करी जाती है, आउटर टू इनर, इस तरह से क्लीनिंग करी जाती है, ठीक है। जबकि जो सर्जिकल वुंड की अगर हम बात करें, ठीक है, सर्जिकल वुंड जो होता है, देखिए यहाँ पे सर्जिकल अगर वुंड है तो उसकी क्लीनिंग कैसे करी जाती है, वो करी जाती है इनर टू आउटर, इस तरह से करी जाती है सर्जिकल वुंड की क्लीनिंग। और बेड सोर वुंड की क्लीनिंग कैसे करी जाती है, आउटर टू इनर करी जाती है। ध्यान रखना ऐसा क्यों करा जाता है। अच्छा देखिए, अगर हम बेड सोर की बात कर रहे हैं ना तो एक चीज को ध्यान रखना कि जो बेड सोर होता है उसके असेसमेंट के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है ब्रेडन स्केल, ठीक है। कौन सा स्केल होता है, वो होता है ब्रेडन स्केल, या फिर उसको बोला जाता है नॉर्टन स्केल,
या तो उसको बोलेंगे ब्रेडन स्केल या फिर बोलेंगे नॉर्टन स्केल, ठीक है। अब उस स्केल के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? फर्स्ट होता है मॉइस्चर, ठीक है, इसको ऐसे सीक्वेंस वाइज ही लर्न करना है। फर्स्ट होता है मॉइस्चर, सेकंड इसके अंदर होगा एक्टिविटी, मतलब इन सारी चीजों को देखा जाता है। थर्ड इसके अंदर होगा, हम देखेंगे न्यूट्रिशन, थर्ड होगा न्यूट्रिशन। देन फोर्थ इसके अंदर जो होगा वो होगा मोबिलिटी, मोबिलिटी। नेक्स्ट फिफ्थ जो पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे वो करेंगे हम फ्रिक्शन। और लास्ट जो पार्ट होता है या पोर्शन होता है वो होता है सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं जो बेडसोर होता है उसके ब्रेडन स्केल के अंदर क्या होती है, असेसमेंट के अंदर इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। और इनको क्या करा जाता है, मार्किंग दी जाती है, ठीक है। कैसे मार्किंग दी जाती है? देखिए मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, ठीक है, मोबिलिटी एंड सेंसरी परसेप्शन, ये जो होते हैं, ये जो 5 स्केल होते हैं, इनको मार्किंग दी जाती है 1 to 4। बस फ्रिक्शन जो होता है ना उसको दी जाती है 1 to 3। बस इसी तरह से ध्यान रखना कि फ्रिक्शन जो होता है वो कम होगा, या इस तरह से हम याद करने का तरीका है कि फ्रिक्शन कम होगा तो उसको 1 to 3 मार्किंग देंगे, और बाकी सारी जो होंगी उनको मार्किंग कैसे देंगे, 1 to 4 मार्किंग के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम बात करें रेंज की, ठीक है, कि कितनी रेंज जो होती है, तो नॉर्मल जो रेंज मानी जाती है वो होती है 6 to लेके 23, इतनी रेंज होती है, ठीक है। देखिए 6 हो गए यहाँ पे, ये 6 पॉइंट है असेसमेंट के, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा 23। इस रेंज के अंदर ही बेडसोर को क्या करा जाता है, असेस किया जाता है, ठीक है। अगर हम बेडसोर के प्रिवेंशन की बात करें तो बेडसोर के प्रिवेंशन के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, 2 आवरली पोजीशन को चेंज करा जाता है, ठीक है। 2 आवरली क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, एयर या वाटर मैट्रेसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या करते हैं, एयर एंड वाटर मैट्रेसेस का यूज किया जाता है, एयर एंड वाटर मैट्रेसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो साइट होती है उसको ड्राई रखा जाता है, इसलिए ये सारी चीजें जो है बेडसोर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इन चिल्ड्रन पिन्ना नीड टू होल्ड इन डैश डायरेक्शन, ठीक है, कि जब हम चिल्ड्रन के ईयर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनके पिन्ना को कैसे होल्ड किया जाता है? ऑप्शन है ए डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन बी अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन सी स्ट्रेट बैक, ऑप्शन डी पुल इट डाउन, ठीक है। तो कैसे करा जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उसको करा जाता है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। बट अगर हम अडल्ट की बात करें कि अडल्ट में कैसे पिन्ना को होल्ड किया जाता है, तो उसमें करा जाता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐसे, जैसे हम इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि बच्चों के हम कान खींचते हैं ना, जैसे कभी कोई बच्चा परेशान वगैरह करता है तो उनके हम कान खींच के उनको थोड़ा सा डराने की या समझाने की कोशिश करते हैं, तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है कि कैसे हम पुल करेंगे उनके ईयर को, डाउनवर्ड पुल करेंगे। Next question. If a narrow cuff is used for measuring the BP, then what will be the outcome? ठीक है, अगर एक नैरो कफ का यूज करा जा रहा है बीपी को मेजर करने के लिए तो उसका आउटकम क्या होगा? ऑप्शन है ए बीपी कांट बी मेजर, ऑप्शन बी एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, ऑप्शन सी falsely high reading will be obtained, ऑप्शन डी falsely low reading will be obtained, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि अगर हम नेरो कफ का यूज कर रहे हैं, मींस कफ क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, फॉल्सली हाई रीडिंग जो होगी वो मिलेगी हमें, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर लार्ज कफ है तो क्या होगा, फॉल्सली लो रीडिंग मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर कफ नैरो है तो फॉल्सली हाई रीडिंग मिलेगी, और अगर कफ लार्ज है या बड़ा है तो कैसी होगी, फॉल्सली लो रीडिंग होगी। अब देखिए, अगर इसी तरह से हम बात करें कि अगर कफ को कैसा कर रखा है, कफ अगर टाइट है, ठीक है, कफ कैसा है, उसको हमने टाइट बिल्कुल बांध रखा है, तो बीपी क्या हो जाएगा, फॉल्सली बीपी डिक्रीज मिलेगा हमें,
ठीक है। और अगर उसको लूज रखा है तो बीपी कैसा मिलेगा, हमें इंक्रीज्ड मिलेगा। ध्यान रखना, इसमें से ये ना ट्रिक क्वेश्चन टाइप से होते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम क्या होता है एग्जाम में उस टेंशन की वजह से थोड़ा हड़बड़ाहट में गलत करके आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज नॉन एज, ठीक है। स्टूल में कैसा ब्लड है, फ्रेश ब्लड है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है ए हेमेटोचेजिया, ऑप्शन बी मलेना, ऑप्शन सी हेमोप्टिसिस, ऑप्शन डी हिमेचुरिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। अगर ब्लड के अंदर स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड है तो उसको बोला जाता है हिमेटोचेजिया। बट अगर स्टूल के अंदर कैसा है, डार्क ब्लड है, ठीक है, डार्क ब्लड या हम ओल्ड ब्लड बोल सकते हैं, कैसा भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मलेना, ठीक है। तो वो कैसा होगा मलेना? कैसा स्टूल होता है? डार्क रेड स्टूल, या हम बोल सकते हैं डार्क ब्लैक स्टूल भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं मलेना। और फ्रेश ब्लड जो होता है उसके स्टूल वो अगर स्टूल में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हिमेटोचेजिया। Next question. The physician ordered oral as well as nasal suction to the client. The first suction will be done in, ठीक है। फिजिशियन ने ऑर्डर करा है सक्शन करने को, ओरल भी करना है और नेजल भी करना है। तो फर्स्ट सक्शन कहाँ करा जाएगा? ऑप्शन है ए माउथ, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी वेयर सक्शन इज मोर, ऑप्शन सी वेयर सक्शन इज लेस। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या करा जाएगा? माउथ का सक्शन किया जाएगा और उसके बाद में नोज का सक्शन करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1 टीस्पून इज इक्वल टू, एक टीस्पून जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन है ए 1 ml, ऑप्शन बी 3 ml, ऑप्शन सी 5 ml, ऑप्शन डी 7 ml। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। 1 टीस्पून जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 5 ml के होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें 1 टेबल स्पून की बात करें, ठीक है, किसकी? 1 टेबल स्पून जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 15 ml के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीफनेस अकर टू द बॉडी आफ्टर डेथ इज, ठीक है। डेथ के बाद में बॉडी की जो स्टीफनेस होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है ए एल्गर मोर्टिस, बी लाइवर मोर्टिस, सी राइगर मोर्टिस, ऑप्शन डी टार्डियो स्पोर्ट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, कि डेथ के बाद में जो बॉडी की स्टीफनेस होती है उसको बोला जाता है राइगर मोर्टिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से इन सारे ऑप्शंस को देखें तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं? ये है स्टेजेस ऑफ द डेथ, या हम बोल सकते हैं, हाँ हम इसको मोर्टिस बोलते हैं, या हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ द डेथ, या हम इसको मोर्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेजेस वाइज बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है पेलर मोर्टिस, ठीक है। कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज होती है पेलर मोर्टिस। नाम से पता पड़ रहा है बॉडी कैसी हो जाएगी? पेल हो जाएगी। और ये कितने टाइम में हो जाएगा? जैसे ही डेथ हुई उसके विदिन 15 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा? बॉडी कैसी होने लग जाएगी? पेल होने लग जाएगी, और उसी को बोला जाता है पेलर मोर्टिस। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड क्या होता है? सेकंड होगा एल्गर मोर्टिस, ठीक है। सेकंड क्या होगा? एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस का अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो कैसा होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज आती है राइगर मोर्टिस, ठीक है। थर्ड स्टेज होती है राइगर मोर्टिस, और राइगर मोर्टिस हमने देखा वो क्या होता है? स्टीफनेस हो जाती है बॉडी की। और स्टीफनेस जो होती है ना वो बॉडी की डेथ के कितने टाइम बाद स्टार्ट हो जाती है? 2 to 4 आवर्स के अंदर क्या हो जाती है? बॉडी स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम स्टिफनेस की बात करें तो सबसे पहले आई लीड जो होंगी वो स्टिफ होंगी, देन उसके बाद में नेक, और फिर जॉ, ठीक है। इस सीक्वेंस के अंदर स्टिफनेस होना स्टार्ट होती है।
फिर फोर्थ स्टेज जो आती है, देखिए सबसे पहले बॉडी पैल हो गई, फिर उसके बाद में उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर वो स्टिफ हो जाएगी। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज, वो होती है लाइवर मोर्टिस। ठीक है, कौन सी होती है? वो होती है लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस जो होता है ना, इसमें क्या इसको हम बोला जाता है पोस्टमार्टम लिविडिटी। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको क्या बोला जाता है? पोस्टमार्टम लिविडिटी। ठीक है, मतलब कि डेथ के बाद में बॉडी जो होती है वो कैसा, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाती है ब्लूइश कलर में। ठीक है, कैसी होने लगती है वो? ब्लूइश कलर की होने लग जाती है। फिर उसके बाद में आता है प्यूट्रिफिकेशन। ठीक है, प्यूट्रिफिकेशन मीन्स क्या हो जाता है, उसका मतलब एक तरह से डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूट्रिफिकेशन। फिर उसके बाद में आता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है स्केलेटाइनाइजेशन। मीन्स लास्ट में क्या हो जाता है, सिर्फ स्केलेटल जो होता है उसका वो बचता है, बाकी पूरी बॉडी उसकी डिकम्पोज हो चुकी होती है। तो मेनली हमको चार याद रखना है, पेलर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस और लीवर मोर्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिकुलोसिस इज ट्रीटेड विथ। ठीक है, पेडिकुलोसिस क्या हो जाता है, जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं हेयर के अंदर, मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में बालों में जो जू वगैरह हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है? ऑप्शन है ए DDT 5% और 10%, ऑप्शन बी कार्बोनिक लोशन, ऑप्शन सी इक्वल पार्ट ऑफ केरोसिन एंड ऑयल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। अगर पेडिकुलोसिस किसी को हो चुका है तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम कर सकते हैं, और इसी से क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर। ठीक है, इसमें क्या है कि कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर है जिसको इमीडिएटली और वंस ओनली बोला जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए स्टेट ऑर्डर, ऑप्शन बी PRN ऑर्डर, ऑप्शन डी सी सिंगल ऑर्डर, ऑप्शन डी स्टैंडिंग ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो स्टेट ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है इमीडिएटली देना है और ओनली वंस, मीन्स सिर्फ एक बार ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंफर्ट डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इज। ठीक है, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कंफर्ट डिवाइस कौन सी दी जाती है? ऑप्शन है ए बेड क्रेडल, ऑप्शन बी फुटबोर्ड, ऑप्शन सी सैंडबैग, ऑप्शन डी पिलो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे ऑप्शन बी, फुटबोर्ड का यूज करा जाता है फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगर फुट ड्रॉप की बात करें तो फुट ड्रॉप मेनली कौन सी कंडीशन के अंदर हो सकता है? एम्प्यूटेशन की अगर कंडीशन है। ठीक है, कौन सी कंडीशन? एम्प्यूटेशन की कंडीशन। एम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि एम्पुटेशन अलग अलग हो सकता है, हैंड का हो सकता है, लेग का हो सकता है, बट यहाँ पे फुट की बात हो रही है, फुट ड्रॉप की। तो क्या हो रहा है कि फुट का एम्पुटेशन करा गया है और जो रिमेनिंग पार्ट रहा है लेग का, ठीक है, क्या हुआ है? लेग का क्या हुआ है? एम्पुटेशन। ठीक है, और एम्पुटेशन के बाद में जो रिमेनिंग लेग रहा है, रिमेनिंग पोर्शन, या हम बोल सकते हैं रिमेनिंग लेग, उसको क्या बोला जाता है? स्टंप। ठीक है, उस स्टंप को क्या होता है, फुट ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फुटबोर्ड का यूज किया जाता है। या पेरोनियल जो नर्व इंजरी होती है ना, उससे भी फुट ड्रॉप की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, फुट ड्रॉप जो होता है, पेरोनियल नर्व इंजरी जो होती है उससे भी अराइज होती है। ठीक है, एम्पुटेशन थोड़ा बाद की कंडीशन आ जाती है, मेनली हम पेरोनियल नर्व से रिलेटेड यहाँ पे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन गिवन टू द क्लाइंट वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनिमा इज, ठीक है, एनिमा देते टाइम पेशेंट को कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है या कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करी जाती है? ऑप्शन दे रखा है ए सिम्स लेफ्ट लेटरल, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन डी नी चेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे? ऑप्शन ए सिम्स लेफ्ट लेटरल जो होती है वो पोजीशन प्रोवाइड करी जाती है एनीमा को प्रोवाइड करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी गिवन इन 2006 बाय, ठीक है, कि 2006 के अंदर स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी आई थी, वो किसने दी थी? ऑप्शन दे रखा है ए WHO, बी यूनिसेफ, सी रेड क्रॉस सोसाइटी, डी नाको। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए WHO ने 2006 के अंदर स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी को क्या करा था? लॉन्च करा था या दिया था, ठीक है, टीबी का जो स्प्रेड है उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ESI एक्ट लॉन्च्ड इन द ईयर, ठीक है, ESI एक्ट कौन से ईयर के अंदर लॉन्च हुआ था? ऑप्शन दे रखा है ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो देखिए ESI क्या है? ESI है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ये है ESIC स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और इसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? 1948 के अंदर क्या करा गया था? इसे लॉन्च किया गया था। अगर हम ESI के अंदर बात करें कि कंट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, ESI के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों क्या करते हैं? अपने सैलरी का एक अमाउंट जो होते हैं उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय मीन्स जो वहां पे वर्क कर रहा है, वर्कर, ठीक है, वो अपनी इनकम का 1.75% जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, और जो एम्प्लॉयर होता है मीन्स जो वर्क प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, वो कितना देता है? 4.75% अपनी इनकम का कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसी को ESI स्कीम के अंदर ऐड करा गया है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कितना परसेंट ऑफ वेजेस या कितना परसेंटेज ऑफ इनकम अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इज सीन इन, ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कौन सी कंडीशन में देखा जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन सी हीमोसिरेडोसिस, ऑप्शन डी चिलब्लेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी एस्बेस्टोसिस जो होता है उसकी कंडीशन के अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखा जाता है, ठीक है। और एस्बेस्टोसिस क्या होता है कि लंग्स के अंदर एस्बेस्टोस पार्टिकल जो होते हैं, एस्बेस्टोस पार्टिकल्स जो होते हैं वो लंग्स में क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है एस्बेस्टोसिस। अगर उनका स्पूटम कल्चर भी करा जाता है तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? एस्बेस्टोस पार्टिकल्स उसमें भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज सीन इन, ठीक है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कौन सी कंडीशन में देखा जाता है? ऑप्शन है ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी हीमोसिरेडोसिस, ऑप्शन सी एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन डी बिसिनोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए सिलिकोसिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस को देखा जाता है, ठीक है। अब सिलिकोसिस नाम से पता पड़ रहा है कि लंग्स के अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो गया है? सिलिकॉन के पार्टिकल्स का। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है। तो अगर सिलिकॉन पार्टिकल्स लंग्स में है तो उसको बोलेंगे सिलिकोसिस, ठीक है। अगर बात करें हम हीमोसेरेडिस, तो हीमोसेरेडोसिस क्या होता है? इसमें हीमोसेरेडिन मतलब कि एक तरह का आयरन पिगमेंट होता है, आयरन पिगमेंट होता है हीमोसेरेडिन। कौन सा होगा? हीमोसेरेडिन।
उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है। एस्बेस्टोसिस के अंदर हमने देखा कौन सा, एस्बेस्टोस पार्टिकल का हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बिसिनोसिस की बात करें तो बिसिनोसिस के अंदर क्या होता है, बिसिनोसिस जो कंडीशन होती है वो कॉटन डस्ट जो होती है उसके इनहेलेशन की वजह से होती है, ठीक है। कॉटन डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनके इनहेलेशन की वजह से कौन सी कंडीशन होती है, बिसिनोसिस की कंडीशन होती है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली ऐसे आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूं और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।